सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और लास्ट टॉपिक उससे भी पहले लास्ट टॉपिक से पहले एक और चीज आपकी बच रही है। आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकाल ली, आप लोगों ने थर्मल कंडक्टिविटी निकाल ली। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी इन दोनों का जो रेशो होता है ना, वो विडमान फ्रेंज लो होता है। तो आपको विडमान फ्रेंज लो भी एक बार दिखाना पड़ेगा, और ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। विडमान फ्रेंज लो, अब हालांकि विडमान फ्रेंज लो जो होता है वो बिना इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी के नहीं आप लोग पढ़ सकते। इसलिए आपको विडमान फ्रेंच लॉ के लिए इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी का नॉलेज होना बहुत जरूरी था। इसलिए हम लोगों ने पहले क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ ली। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग विडमान फ्रेंच लॉ। ठीक है, ये आप स्क्रीन शेयर कर दूं मैं एक बार। So let's start with the Widman French law. ये हमने कल लास्ट पढ़ा था यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी। अब इसी के बाद हम स्टार्ट कर देते हैं। विड्समान फ्रेंच लॉ। ठीक है, विड्समान फ्रेंच लॉ। ओके, सो रिलेशन बिटवीन थर्मल कंडक्टिविटी, रिलेशन बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए, और इसको समझने के लिए इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी दोनों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अल्टीमेटली लास्ट 2 और 3 क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो रिलेशन बिटवीन thermal conductivity and electrical conductivity is described by Widman French law. Widman French law, ठीक है, ये तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। दिस लॉ डिफाइन, देखो पहली बात तो ये जो लॉ है ये किसके ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी के रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। एंड दिस लॉ डिफाइन विड्समान फ्रेंच रेशो। कहने का मतलब ये है कि जो दोनों में रिलेशन होता है वो रिलेशन एक रेशो की फॉर्म में होता है, विड्समान फ्रेंच रेशो। ठीक है ना, तो ये एक तरह का रेशो होता है। ये रिलेशन किस फॉर्म में है, ये रेशो की फॉर्म में है। विच इज द रेशो ऑफ thermal to the electrical conductivity। थर्मल टू इलेक्ट्रिकल मतलब थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेशो है ये। थर्मल टू द इलेक्ट्रिकल conductivity, is it in a metal? Now in a metal there are free electrons, ये बात आपको बताइए। which may be
responsible for electrical and thermal conductivity, responsible for electrical and थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो उनकी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही उनमें कंडक्टिविटी आती है, और वो भी दोनों तरह की कंडक्टिविटी आती है, थर्मल भी आती है और इलेक्ट्रिकल भी आती है। दैट इज कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन number of free electrons, number of free electrons in a conductor, in a conductor। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि कंडक्टिविटी जो होती है ना, वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है, या कितने फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उसके अंदर। ठीक है ना, अब एक बार वो देख लेते हैं वो रेशो क्या होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो विट्जमान एंड फ्रेंच डिस्कवर्ड दैट विट्जमान and French discovered that all good conductor, all good conductor, और यू कैन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, आर ऑल्सो गुड थर्मल कंडक्टिविटी, are also good in thermal conductivity, are also good in thermal conductivity। इसका मतलब ये है, कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो उसमें होगी सही, बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ साथ उसमें वो थर्मल कंडक्टिविटी भी कंटेन करते हैं। एंड द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी like sigma t to electrical conductivity at any particular temperature, at any particular temperature मतलब like T is same for all metals, is same for all metals। देखो इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर आपने एक टेम्परेचर टी है उसको कांस्टेंट रखा हुआ है, और उस कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आप है ना थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेशो निकाल रहे हो, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा किसी भी मेटल के लिए। मेटल्स को चेंज करने में ये रेशो में कोई चेंज नहीं आता, वो रेशो सेम रहता है। ठीक है ना, सो दैट मीन्स यू कैन से दैट इज thermal conductivity to the electrical conductivity is the constant। ये हमेशा क्या रहेगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कब रहेगा,
एनी टेम्परेचर, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है ना। अब इसको हम लोग एक बार देखते हैं कैसे रहेगा। तो ये बात तो आपको पता ही है बेसिकली कि थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला? पाई स्क्वायर अपॉन 3 एंड एन के वी स्क्वायर टी एंड टो एफ। ये आप लोगों ने निकाला भी हुआ है कल वाली क्लास के अंदर, है ना। तो ये कल हमने निकाला थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। और सीधी सी बात ये है कि अगर थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता है तो यहाँ पे आप लोग ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, बट थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। और जब आप रेशो निकालोगे थर्मल कंडक्टिविटी का और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, तो सिग्मा टी क्या आएगा बेसिकली। देखो आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी निकाली हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या निकाली हुई है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपने निकाली हुई है एन ई स्क्वायर टो एफ अपॉन एम, ये आपको पता होगा। अब दोनों का रेशो निकाल लो, दोनों का रेशो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अब दोनों का रेशो निकालोगे सिग्मा टी अपॉन सिग्मा, तो रेशो निकालने पे कितना बचेगा? पाई स्क्वायर अपॉन 3 बचेगा एक तो, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कितना बचेगा? के बी बचेगा, के बी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा? ई स्क्वायर बचेगा और टी, बस इतना ही बचेगा आपके पास में। सो अल्टीमेटली इस चीज को मैं एल टी बोल दूंगा। एल मतलब एक कांस्टेंट है, एल यहाँ पे एक कांस्टेंट है, एल यहाँ पर एक क्या है? कांस्टेंट है, जिसे बोलेंगे लोरेंज नंबर, लोरेंज नंबर। और लोरेंज नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर के बी स्क्वायर अपॉन 3 ई स्क्वायर। सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू पुट कर दो, के बी की वैल्यू पुट कर दो और ई की वैल्यू पुट, सब कांस्टेंट है ये। सारी वैल्यूज करने के बाद में आपको एक नंबर मिलेगा जिसका नाम होगा दिस इज, ये फैक्टर आपका मिल जाएगा। सो अल्टीमेटली ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सिग्मा टी अपॉन सिग्मा इज जस्ट इक्वल टू एल टी। देखो ये कितना हो गया मेरे पास, ये कहलाएगा विट्जमान फ्रेंज लो या फिर विट्जमान फ्रेंज रेशो। बस ये आपको निकालना था, ये इंपॉर्टेंट होता है कि सभी मेटल्स के लिए दोनों तरह की कंडक्टिविटी का रेशो सेम रहता है। चलिए अब बात करते हैं ससेप्टिबिलिटी की। दिस इज द लास्ट टॉपिक, तो ये देखते हैं हम लोग। देखो ससेप्टिबिलिटी, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ससेप्टिबिलिटी। चलो छोटा करते हैं इसको। ससेप्टिबिलिटी, चलो इसको देखते हैं फटाफट से, होती क्या है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एक तरह से ही मान सकते हो आप। अब जैसे मान लो ये हमारे पास फर्मी लेवल होता है, मान लो ये आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, इस इलेक्ट्रॉनिक लेवल में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं सारे, और इसके जस्ट ऊपर कौन सा है? फर्मी लेवल है, ठीक है ना। और नीचे अगर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो सारे पेयरिंग में भरे होंगे, ठीक है। सो बिलो द फर्मी लेवल, ये बात हम जानते हैं बेसिकली कि बिलो द फर्मी लेवल्स, बिलो द फर्मी लेवल्स lots of electron with opposite spin, there are lots of electrons
there are lots of electrons with opposite spin, with opposite spin are filled. ये बात आपको पता ही है कि फर्मी लेवल के नीचे ही सारे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, बहुत सारे, और वो भी एक लेवल में दो, एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नेटिज्म भी शो करते हैं, ठीक है। सो दे शो द मैग्नेटिक, दे शो द मैग्नेटिज्म, दे शोज मैग्नेटिज्म ऑल्सो, ठीक है, करेंगे सही। अब इलेक्ट्रॉन जो है, इनके अगर मान लीजिए स्पिन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन दो तरह से काम कर सकती है, और इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन ओरिएंटेशन है वो दो तरह का हो सकता है। लाइक उनकी स्पिन पैरेलल भी हो सकती है, लाइक उनकी स्पिन एंटी पैरेलल भी हो सकती है। 12th क्लास की थ्योरी ही है, एंटी पैरेलल भी हो सकती है, ठीक है ना। अगर दोनों की स्पिन पैरेलल हो गई तो ये एनर्जी जो हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी उनकी, दैट इज द पॉजिटिव एनर्जी। बट अगर इनकी स्पिन ऑपोजिट हो गई, मान लो, सॉरी डाउन स्पिन हो गई, ऑपोजिट नहीं, सॉरी डाउन स्पिन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो बहुत सारे होते हैं, सबकी अपनी अपनी स्पिन है, तो दोनों की अगर अप स्पिन है तब तो कोई दिक्कत नहीं, और दोनों की एंटी पैरेलल है, ठीक है, तो ये एनर्जी लेस हो जाएगी, मतलब कम एनर्जी की हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ये जो इनकी कम एनर्जी है, इस स्थिति पर डिपेंड करेगा उनका मैग्नेटिक फील्ड और उनका मैग्नेटिज्म, कि वो किस तरह से मैग्नेटिज्म को शो करते हैं। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि मैग्नेटिज्म के अंदर कितनी तरह की क्वांटिटी होती है। लाइक एक तो होता है पहला कैपिटल एम, ये क्या होता है, एक होता है कैपिटल बी, ये क्या होता है, और एक होता है कैपिटल एच। आपको तीन तरह की क्वांटिटी मिली होगी देखने के लिए। ये तीनों क्वांटिटी में अंतर क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है मैग्नेटिज्म के अंदर या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये डिफरेंस आपको पता करना होगा। देखो, पहली बात तो ये है कि मैग्नेटिज्म में तीन तरह के मेटल होते हैं। एक तो वो मेटल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं करते, या फिर जिनमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पर भी तीन तरह के होते हैं। अब इधर रफ में समझ लो आप लोग, तुम्हें थोड़ा सा बेसिक ज्ञान देना पड़ेगा रफ में। इलेक्ट्रिक फील्ड में तीन तरह की चीजें होती है। एक तो होते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर में ये होता है, आप कितना भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा दो, ये इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं करते हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मतलब नहीं है, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, और कंडक्टिविटी भी नहीं होती। उसी अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड वो डायामैग्नेटिज्म होता है। डायामैग्नेटिज्म में क्या होता है, डायामैग्नेटिज्म वो सब्सटेंस होता है जिनमें आप कितना भी मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, वो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं करते, ठीक है ना। दूसरे होते हैं, दूसरे होते हैं इसमें मान लो कंडक्टर टाइप के होते हैं। कंडक्टर में ये होता है बेसिकली कि कुछ कंडक्टिविटी होती है, और अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, या फिर एक तरह से डाइलेक्ट्रिक मान लो, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में क्या होता है, वो अलग होते हैं वैसे तो डाइलेक्ट्रिक, बट यहाँ पर एक होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जिनमें मैग्नेटिक फील्ड होता है पहले से कुछ ना कुछ, इनमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है, और आप अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे बाहर से तब भी इनका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, ठीक है ना। और एक होता है फेरो मैग्नेटिज्म। फेरो के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, बहुत ज्यादा अति मात्रा में, ठीक है ना। जैसे होता है ना सुपर कंडक्टर, ऐसे जिनमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इनमें मैग्नेटिक फील्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर खुद का अपना क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, इंटरनल, उसे बोलते हैं एच, दैट इज कॉल्ड इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, इंटरनल। अब आपको उसको और ज्यादा मैग्नेटाइज्ड करना है, आपको उसको मैग्नेटाइज्ड करना है, तो आप बाहर से लगाते हो।
तो ये आप लगाते हो, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और बाहर से लगाने के बाद में उस सबस्टेंस के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड आया, या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड, वो जो सबस्टेंस है वो कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ, उसे बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। ठीक है ना, तो बाहर से लगाना इसे बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो तुम लोग बच्चे हो, तुम्हें कुछ ना कुछ पहले से आता है। सब लोग बेवकूफ तो है नहीं, सबको कुछ ना कुछ आता है, सब लोग कुछ ना कुछ पढ़ के आए हो। तो तुम लोगों का कुछ ना कुछ क्या है, इंटरमैग्नेटिक फील्ड है, तुम्हारा कुछ ना कुछ एच तो है। ठीक है, ये मैं हूं जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। तो जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ वो बाहर से लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैं दे रहा हूँ आपको। और देने के बाद में आपके अंदर कितना नॉलेज आया, वो कहलाता है मैग्नेटाइज, मतलब आप कितने मैग्नेटाइज हुए, उसे बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। ठीक है ना। वैसे मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं ना, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स के फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो पैरा मैग्नेटिक सबस्टेंस कहलाता है। एटम्स या मेटल्स जो होते हैं ना, वो डायमेट्रिक नहीं होते, क्योंकि डायमेट्रिक के लिए ऐसा होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड होने चाहिए, एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन बाउंड है, दोनों नहीं उत्पन्न करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, नहीं चलेंगे। मेटल्स के अंदर ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी फ्री स्पिन होती है। फ्री स्पिन का मतलब ये होता है, दिस इज कॉल्ड फ्री स्पिन। तो फ्री स्पिन वाले बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल्स के अंदर। अब ये स्पिन अगर अपनी पैरेलल रख देते हैं तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी उत्पन्न करते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर अपनी स्पिन ऐसे रखते हैं तो ये कम एनर्जी उत्पन्न करते हैं, जिसे मैंने ऊपर समझा दिया आपके लिए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन स्पिन। ठीक है, इसलिए मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो पैरा मैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं। इनकी स्पिन को अलाइन करने के लिए आप लगाते हो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे आपने लगाया मैग्नेटिक फील्ड बाहर से, तो ये सारे स्पिन ऐसे ऐसे होते हैं, मतलब कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा। तो जैसे ही आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो ये सारी स्पिन ऐसे अलाइन हो जाएगी। ऐसे अलाइन होने से क्या हो जाएगा, उनमें मैग्नेटाइजेशन उत्पन्न हो जाएगा और वो अपने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, कुछ कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं होते, उनमें इलेक्ट्रॉन्स का बंच होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बंच होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अत्यधिक मात्रा में होते हैं और उनमें ये डोमेन बनाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा डोमेन के बारे में। तो डोमेन थ्योरी जो होती है वो फेरो मैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं, दैट इज कॉल्ड फेरो मैग्नेटिक सबस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिफाइन किया जाता है। और इस तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करने का एक पैरामीटर होता है जिसे बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। जिनकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है वो डायामैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं, जिनकी पॉजिटिव होती है वो पैरा कहलाते हैं, और जिनकी पॉजिटिव तो होती है पर पॉजिटिव में बहुत ज्यादा होती है वो फेरो मैग्नेटिक सबस्टेंस कहलाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड और फिर मैग्नेटिक डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए जो प्रॉपर्टी काम में आती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको ये मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी समझ में आनी है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जो होती है ना, ये 12th क्लास में आप लोग पढ़ते हो, तो ये सब आपको याद होनी चाहिए। हम लोग क्या इसके आगे पढ़ने वाले हैं एमएससी में। ठीक है, ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी होती है। सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर पैरामैग्नेटिज्म, आर पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब होता है जिनके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, विच हैज मैग्नेटिक फील्ड। और क्यों होता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए होता है।
Now, and and few are ferromagnetic. Ferromagnetic because there are bunch of free electron. Because there are bunch मतलब बहुत सारे होते हैं. Bunch of free electron, that is called domain. इस वजह से इन मेटल्स. ठीक है. देर आर टू टाइप ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की मोशन दो प्रकार की होती है, ये भी आपको पता होगा. जैसे अर्थ की मोशन होती है ना, ऑर्बिटल और स्पिन, उसी प्रकार से. जैसे तुम गरबा करते हो ना, गरबा, तो गरबा कैसे करते हो? आजकल भी गरबा का ट्रेंड निकला है ना, नवरात्रि का. तो गरबे का एक डंडा होता है, उसके आसपास लोग बाग घूमते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन. और आप जब गरबे के डंडे के आसपास घूमते हो तो खुद भी तो घूमर करते हो, तो घूमर करते वक्त जो आप घूमते हो ना, उसे बोलते हैं स्पिन मोशन. तो ऐसी मोशन किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है. सो देर आर टू टाइप ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. देर आर टू टाइप ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऐसी मोशन, नंबर एक तो होता है स्पिन मोशन, मतलब खुद की एक्सिस के रेस्पेक्ट में घूमना. रेस्पॉन्सिबल फॉर फेरो रेस्पॉन्सिबल फॉर पैरामैग्नेटिज्म. इसकी वजह से क्या होता है? पैरा मैग्नेटिज्म आता है. मैंने आपको पहले ही बोला है, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन स्पिन होगी उतना ही उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेस्पॉन्सिबल फॉर पैरा मैग्नेटिज्म. पैरा ठीक है. दूसरा होता है ऑर्बिटल मोशन. इसका मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर डायमैग्नेटिज्म. रेस्पॉन्सिबल फॉर डायमैग्नेटिज्म. रेस्पॉन्सिबल फॉर तो हमें तो इस पे ध्यान देना है, स्पिन मोशन पे. हमें तो मैग्नेटिक फील्ड देखना है. ठीक है ना. वी नो दैट द पैरा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. अब आपको ये बात पता होनी चाहिए 12th क्लास से कि क्या होता है फॉर्मूला. सो वी नो दैट पैरा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पैरा मैग्नेटिक susceptibility is पैरा. इसकी फॉर्मूला होता है ससेप्टिबिलिटी का, दैट इज एन. एंड म्यू भी मतलब होता है बोहर मैग्नेट्रॉन, और बी मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड जो आपने लगाया है, अपॉन केवीटी. ये फॉर्मूला होता है. ठीक है. नाउ ये तब होता है जब म्यू भी जो है केवीटी से बहुत छोटा होता है. इक्वेशन नंबर एक. व्हेन when chi p is less sorry when mu b when mu b is less than kbt. अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में कुछ चीजें जो आपको ध्यान होनी चाहिए, दैट इज एन क्या होता है? नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन.
नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, जो कंडक्शन बैंड में जा चुके हैं, जो फ्री हो चुके हैं। एंड म्यू भी होता है बोहर मैग्नेट्रॉन। बोहर मैग्नेट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है 9.27 10⁻⁻27। ठीक है, खैर वो याद नहीं, इतनी जरूरत नहीं है आपको। म्यू बी कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। जैसे होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डाइपोल की वजह से कितनी होती है, पीई। आप लोगों ने पढ़ा होगा डाइपोल की वजह से जो किया गया कार्य वो होता है डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, और कार्य बराबर ऊर्जा होती है, ऊर्जा मतलब एनर्जी, तो एनर्जी हो गया, एनर्जी बराबर डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड में होता है म्यू बी मतलब कि बोहर मैग्नेट्रॉन मल्टीप्लाई विद द मैग्नेटिक फील्ड। बोहर मैग्नेट्रॉन इज जस्ट द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मोमेंट करता है वही काम मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मोमेंट करता है, बस सीधी सी बात। तो म्यू बी हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। अब देखो, इक्वेशन 1 shows that paramagnetic susceptibility, इक्वेशन 1 shows paramagnetism susceptibility by classical statistics, by क्लासिकल स्टेटिस्टिक्स। बीएससी में आप पढ़े हो दो तरह की थ्योरी, क्लासिकल और क्वांटम थ्योरी। तो ये क्लासिकल स्टेटिस्टिक्स से शो होती है, बट एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली डिसेप्टिबिलिटी फॉर मेटल्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। वैसे ये तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, बट एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, susceptibility for metals, susceptibility for metals independent from temperature, independent from temperature. This agreement is true with this, मतलब ये कथन जो है ना वो सत्य है। This agreement is true with experiment, and this appear when, and this appear when we apply Fermi-Dirac distribution. We apply Fermi-Dirac डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर एफडी बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एफडी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब एक बार इसको चेक करके देखते हैं क्या ऐसा होता है क्या, या फिर मेटल्स के अंदर किस तरह से डिपेंड करती है ससेप्टिबिलिटी, टेम्परेचर के ऊपर किस तरह डिपेंड करती है। सो लेट अस कंसिडर, मान लो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। सो लेट अस कंसिडर लेट अस कंसिडर एट टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब टेम्परेचर जब जीरो हो, विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, विद external magnetic field, all energy levels below Fermi energy level,
all energy level below Fermi level, that is EF node, are occupied and above EF node they are empty. ये बात पहले भी की गई थी. And above EF node they are empty. अब देखो भाई, इस चीज को शो करने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ. जैसे मान लो ये है स्ट्रक्चर, ठीक है. अब देखना इसको, इस स्ट्रक्चर में ये तो कोई लेवल है, ये है. तो ये आपका फर्मी लेवल है EF नॉट. तो इसके सारे अंदर नीचे भरे हुए हैं सारे लेवल्स, ये सब भरे हुए हैं. ये दो मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि एक तरफ तो वो है जिनकी एनर्जी मतलब जो पैरेलल स्पिन वाले हैं, और एक वो है जिनकी स्पिन एंटी पैरेलल है. ठीक है. दूसरा डायग्राम देखो आप, इसमें क्या है बेसिकली आप लोगों ने ना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया. अभी तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया नहीं था, अब आपने कर दिया. मान लो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की क्या हो जाएगा, करते ही इनमें शिफ्टिंग हो जाएगी. मतलब कुछ लेवल्स जो है उनमें एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा और वो सरक जाएंगे नीचे, और कुछ जो है वो ऊपर सरक जाएंगे लाइक. ठीक है. क्यों? क्योंकि आपने एनर्जी प्रोवाइड कर दी मैग्नेटिक फील्ड की. तो अगर एनर्जी पॉजिटिव में है तो ऐसा हो जाएगा मामला. अदरवाइज नेगेटिव एनर्जी की वजह से भी यहाँ पर मामला ऐसा हो जाएगा, मतलब नीचे की ओर सरक जाएंगे लेवल्स. तो जिनकी स्पिन पैरेलल है वो तो नीचे आ जाएंगे, और जिनकी स्पिन एंटी पैरेलल है वो ऊपर शिफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे. दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग. ठीक है. तो ये ऊपर सरक जाएंगे. ठीक है. या फिर अ, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग. जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों ने कम अप्लाई किया, ठीक है. तो कम अप्लाई करने पे ऐसा भी होता है. चलो एक बार देख के इसमें क्या क्या है. सो इन फिगर ए, इसको फिगर ए नाम दो, इसको फिगर बी नाम दो. सो इन फिगर ए these levels, मतलब फर्मी लेवल से नीचे वाले, बिलो फर्मी लेवल, below Fermi level are divided into two groups, are divided into two groups with spin up and spin down, with spin up and spin down. तो दो तरह के हो गए. when positive external magnetic field, when positive external magnetic field जिसे आपने अप्लाई किया is applied
The electrons are magnetic moment. The electrons are magnetic moment which is parallel to the magnetic field, which have parallel to the, मतलब उनका जो स्पिन है ना वो लगाए गए मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। ठीक है। वुड सफर अ शिफ्ट, वुड सफर अ शिफ्ट in energy of माइनस म्यू वी वी। तो इस एनर्जी से शिफ्ट हो जाएंगे नीचे की ओर। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनकी स्पिन अप है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे जिनकी स्पिन डाउन है। तो कुल मिला के आपने लगाया मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर स्पिन आ गई तो वो तो क्या हो जाएंगे, नीचे सरक जाएंगे। दीज दोज इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा उल्टा हो जाएगा, दोज इलेक्ट्रॉन्स whose magnetic moment is antiparallel, whose magnetic moment is antiparallel to the magnetic field, antiparallel to the magnetic field, would suffer a shift in energy, would suffer a shift in energy in energy plus mu v v। ठीक है। as shown in the figure b, as shown in फिगर बी। कहने का मतलब ये है कि कुछ इलेक्ट्रॉन तो पैरेलल हो जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। कुल मिला के इस तरीके की बात हो जाएगी। अब मान लीजिए इक्विलिब्रियम आ गया। अब देखो थर्ड डायग्राम बनाता हूँ मैं, इक्विलिब्रियम वाला डायग्राम। इक्विलिब्रियम वाले डायग्राम में ना ये जितने भी फर्मी लेवल से ऊपर जा रहे हैं ना लेवल, वो काउंट नहीं होंगे, सबका लेवल सेम हो जाएगा। लाइक ये लेवल है और लाइक ये लेवल है। तो इलेक्ट्रॉन्स अब केवल यहाँ यहाँ तक ऑक्यूपाई रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। बाकी ये तो सही है। तो इलेक्ट्रॉन का जो लेवल है वो केवल फर्मी लेवल तक रह जाएगा सीमित, ऊपर के लेवल सब खाली हो जाएंगे। ठीक है, ये फिगर सी है। ठीक है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा कब होगा कि जो ऊपर का लेवल है सब खाली हो गया और नीचे के लेवल भरे हुए हैं बस। तो ये ऊपर के लेवल खाली होने का एक रीजन है, और वो रीजन यहाँ नीचे लिखा है। इन फिगर सी, फिगर सी में क्या है वो देखो आप लोग। इन फिगर सी हमारे पास अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है, मैग्नेटिक मोमेंट कम है फर्मी लेवल से, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, बिकॉज टू बॉडीज हैव डिफरेंट फर्मी एनर्जी लेवल, because two bodies have having because two bodies having different Fermi energy level, different
Fermi energy level are equalized such number of antiparallel such a number of antiparallel spin will enter in the group of parallel enter in ग्रुप ऑफ पैरेलल। अगर एनर्जी कम है मान लो मैग्नेटिक मोमेंट की, तो कम एनर्जी वाले जो होते हैं ना, वो यहाँ से और इसके अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, तो ऊपर वाले खाली हो जाएंगे, तो फर्मी लेवल से ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, सब फर्मी लेवल के नीचे आ जाएंगे जब मैग्नेटिक मोमेंट कम है। ठीक है ना? सो in equilibrium both levels are filled in equilibrium both levels are filled at same position filled at same position as shown in figure C। बस ये इतनी थ्योरी थी इसकी। अब डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। अब सेप्टिबिलिटी का क्या आएगा? डेरिवेशन आएगा। ठीक है, डेरिवेशन भी ठीक ठाक बढ़ाई है, तो आज तो हो नहीं पाएगा डेरिवेशन, अब तो डिले हो गया अपने क्लास और, तो इसे करेंगे मंडे को।